क्लास 10th का त्रिभुज टॉपिक से दूसरा प्रमेय देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि 10 के 10 प्रमेय बैक टू बैक आते रहेंगे, तो ये प्रमेय 6.2 है। और जो अभी जस्ट हमने पढ़ा है थेल्स का प्रमेय 6.1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए। और जहाँ तक मुझे याद है कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था बिहार बोर्ड का 2016 में, तो उसमें ये पूछा गया था और मैंने सफलतापूर्वक बना दिया था। और देखते हैं, इसको बहुत ही आसान है करना इसको। ये 10 प्रमेय में से आप ये मान के चलिए कि 2 प्रमेय आएगा ही आएगा। अगर ये 2 प्रमेय में से अथवा करके एक दिया रहेगा, एक बनाइए या इसको बनाइए, इसको बनाइए या इसको बनाइए, तो आप अगर 10 में से 10 पर कमांड है तो ये 5 नंबर तो आपका कोई ले नहीं सकता। और इस पर बेस्ड इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2 नंबर के रहेंगे, 3 नंबर के रहेंगे, आपका ये 20 से 25 नंबर कवर करता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो एग्ज़ाम के लहजे से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिभुज। तो आप ज़रूरतमंदों तक इसे पहुंचाने का भी एक ज़रिया बनिए और समाज में भलाई कीजिए। तो देखते हैं, इसको करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये कहता क्या है वो देखते हैं। अगर आप प्रमेय 6.1 को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आपके लिए ये कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखते हैं पहले ये कहता क्या है। इसको थेल्स का विलोम भी कहते हैं, क्योंकि थेल्स का प्रमेय हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो उसका एक उल्टा करके देखता है कि ये थेल्स साहब ने नहीं दिया था। ये प्रमेय को जब ऑब्जर्व किया गया तो मैथमेटिशियन ने देखा कि इसका उल्टा देखते हैं क्या साबित होता है। तो जब करना शुरू किया तो लगा कि हाँ ये सही है, उल्टा भी इसका सत्य है। तो उल्टा सत्य करके इसको एक प्रमेय के रूप में रच दिया गया। तो देखते हैं इसको क्या कहता है प्रमेय। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कहता है इफ अ लाइन, कोई लाइन है जो त्रिभुज के 2 साइड्स को एक ही रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें साबित करना है कि वह लाइन जो एक ही रेशियो में डिवाइड कर रहा है वह थर्ड लाइन के थर्ड साइड्स के पैरेलल होगा। और हिंदी में देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। आप याद कीजिए 6.1 में मैंने क्या बताया था कि यदि कोई लाइन त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर है तो वह अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। और यहाँ पर कह रहा है अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है तो वह तीसरी के समांतर होगा। ये मैंने 6.1 में बताया है आपको। यहाँ कह रहा है कोई लाइन है, वह किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वो साबित करना है हमें वह तीसरी के समांतर होगा। वहाँ पर दिया हुआ था समांतर है, एक भुजा के समांतर है, तो वो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। मैं ये मान के चलता हूँ कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या कहता है, और धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स then of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side। but हमें दिया हुआ है कि DE, चित्र से समझिए, DE AB और AC को एक ही रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब एक ही रेशियो में डिवाइड करने का मतलब वह डिवाइड कर रहा है AB को D पॉइंट पर, AC को E पॉइंट पर। तो रेशियो इसका AD और AD बाई DB इक्वल टू होगा AE बाई EC। यही का अनुपात का मतलब यही होता है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर AD बाई DE, ये दिया हुआ है AD बाई DE बराबर है AE बाई EC के। यही तो हमने साबित किया था 6.1 में। तो अब थोड़ा सा इसके लिए रचना करना होगा। इसको हम विरोधाभास नियम से साबित करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। हम ये मान के चलेंगे कि DE BC के पैरेलल नहीं है। तो अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई तो एक रेखा होगा जो कि D बिंदु से जाएगा और AC पर कहीं तो कोई बिंदु होगा जो कि BC के पैरेलल हो जाएगा। तो थोड़ा रचना करते हैं, देखते हैं रचना में क्या करना होगा। AC पर मान लिया DE
डी ई समांतर नहीं है बी सी के, और बी सी के समांतर नहीं है। तो कोई तो समांतर होगा, तो हम एक बिंदु उस पर लेते हैं ए सी पर जो कि बी सी के समांतर हो जाए। तब ए सी पर ई डैश एक बिंदु इस प्रकार लिया ताकि डी ई डैश समांतर हो जाए बी सी के। हमने चूंकि डी ई समांतर नहीं है बी सी का, तो हम इसको फिक्स रख करके, डी पॉइंट को फिक्स रख करके ई को थोड़ा इधर उधर करके देखें कि कहीं पर तो हमें समांतर मिल जाए। तो मैंने मान लिया कि हमें ए सी पर कोई बिंदु ई डैश मिला जहां से बी सी के समांतर डी ई हमारा मिल जाता है, तो वहां से उसको मिला दिया और डी से ई डैश मिलाया। ई डैश मैंने यहां पर ले लिया, ई डैश, और इन दोनों को मिला दिया। डी से ई डैश को मिला दिया, तो और हमने ई डैश इस तरह लिया है कि हमारा डी ई डैश बी सी के बराबर हो जाए। तो अब देखिए इसको, अब ये अगर डी ई डैश समांतर होगा बी सी का, क्योंकि हमने ऐसा रचना ही किया है, ये मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन है, हमारा खुद का कंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग थेल्स के प्रमेय 6.1 से क्या जानते हैं, अगर डी ई डैश समांतर होगा बी सी के, तो ए डी और ए सी को डी और ई बिंदु एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। तो उसी बात को लिख देना है। अगर डी ई डैश समांतर है बी सी के, तब ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई डैश बटा ई डैश सी के। ये कैसे लिख दिया मैंने, आप यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थेल्स प्रमेय 6.1 से 6.1 यह कहता ही तो यही है। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर है तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहाँ पर डी ई डैश मैंने इस प्रकार लिया है कि वह बी सी के समांतर है, तो ये डी और ई डैश ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो हमने लिख दिया है ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई डैश बाय ई डैश सी, यहाँ पर है। और हमें दिया क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए डी बाय डी बी बराबर ए ई बाय ई सी, ये दिया हुआ है और हमने ये लिखा है, ये रचना से ये यहाँ तक मैंने लाया है। अब देखिए ए डी बाय डी बी और ए डी बाय डी बी, यहाँ पर ये वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, ये दोनों सेम है, तो इसका ये राइट हैंड वाला साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए ई बाय ई सी और ए ई डैश बाय ई डैश सी, ये भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, ये और ये दोनों बराबर है, ये दोनों सेम है, तो ये और ये वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ए ई बाय ई सी इक्वल टू हो जाएगा ए ई डैश बटा ई डैश सी। और हम लोग इसमें एक जोड़ देते हैं दोनों तरफ, एक जोड़ देने से क्या हो जाएगा कि ए ई और ई सी जुड़ जाएगा, ए ई और ई सी जुड़ जाएगा तो हमें ए सी मिल जाएगा। ए ई बाय ई सी जोड़ 1 इक्वल टू ए ई डैश बाय ई डैश सी जोड़ 1, दोनों तरफ एक जोड़ देने से बराबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इसको जब जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा ए ई जोड़ ई सी बटा ई सी बराबर ए ई डैश जोड़ ई डैश सी बाय ई डैश सी। आप देखिए यहाँ पर ए ई जोड़ ई सी, ए ई जोड़ ई सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ये पूरा हिस्सा। यहाँ पर ए ई जोड़ ई सी क्या हो जाएगा, हमें आप यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए ई जोड़ ई सी क्या हो जाएगा, ए सी बाय ई सी बाय ई सी इक्वल टू ए ई डैश जोड़ ई डैश सी। अब यहाँ पर ये भी देखिए कि ए ई डैश यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक करने का मतलब ए सी, ए ई डैश जोड़ ई डैश सी तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमें ए सी बाय ई डैश सी। एकदम क्रिस्टल क्लियर प्रूफ यहाँ तक ही हो चुका है, क्रिस्टल क्लियर दिखे आपको, इसलिए मैं जो है थोड़ा इसको आगे लेके जा रहा हूँ। अब आप देखिए इसको पलट दीजिए, पलट में P बाय क्यू इक्वस टू ए बाय बी अगर ऐसा है, अगर इसका भी पलटते हैं, इसका भी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं तो उसका भी हमें न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर कर देना होगा, तभी ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तभी हमें थोड़ा कुछ और साफ दिखेगा। तो देखते हैं ई सी बाय ए सी इक्वल टू ई डैश सी बाय ए सी। अब देखिए ए सी और ए सी दोनों तरफ है तो दोनों तरफ ए सी से गुना कर दीजिए। दोनों तरफ अगर हम ए सी से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ए सी से कुछ भी संख्या से गुना कर देने, सेम नंबर से गुना करने पर बराबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, तो हमें मिल जाएगा ई सी इक्वस टू ई डैश सी। अगर हम इसमें ए सी से गुना करेंगे ए सी तो इधर भी ए सी से गुना करना होगा, और ये ए सी और ये ए सी कट जाएगा, ये ए सी और ये ए सी कट जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ, ए सी से दोनों तरफ गुना करने पर। और इंग्लिश वाले के लिए कुछ नहीं है, इंग्लिश वाले ऑलरेडी ब्रिलियंट होते हैं, मुझे पता है, वो हिंदी इंग्लिश करना उन्हें अच्छी तरह से आता है, तो वो कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए सी। तो ई सी इक्वस टू ई डैश सी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ साबित हो चुका है, साफ साफ दिख रहा है। ये कह रहा है कि ई सी बराबर है ई डैश सी के, कहने यहाँ कह रहा है कि ई सी बराबर है ई डैश सी के। कोई कह रहा है कि यहाँ इसको बाहर करके देखते हैं, ई ये है ये ई पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ये कह रहा है ई सी और एक और पॉइंट है इसी पर, एक इसी पर एक ई डैश पॉइंट है। कोई इंसान कह रहा है इसको कि ई सी बराबर है ई डैश सी के। ये कब संभव है, यहाँ पर लिख देते हैं ई सी बराबर है ई डैश सी के। ये हमें यहाँ तक अभी तक हम लोग ला चुके हैं इस थ्योरम को खींच कर अपने कैलकुलेशन से, मैथमेटिकली हम लोग यहाँ तक ला चुके हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि कोई आदमी कह रहा है, यहाँ तक मैंने इसको साबित कर चुका हूँ, तो ई सी बराबर है किसका, ई डैश सी के बराबर है। ई सी बराबर है ई डैश सी के बराबर है। ये कब संभव है आप ही बताइए। ई सी बराबर है ई डैश सी, एक तभी संभव होगा जब ई डैश और ई दोनों एक ही पॉइंट पर हो। आप समझ में आ गया होगा कि कोई कह रहा है कि इतना बड़ा है इतने के, ये तभी संभव है जब ई खिस के ई में मिल जाए, तभी तो संभव है। आप यहाँ समझिए, ई सी बराबर है ई डैश सी के, ये तभी संभव है अगर ई डैश ई पर ही हो, यहाँ पर आ जाइए, तभी संभव है। ये कहने का मतलब ई और ई डैश दोनों सेम ही बिंदु है, अतः हम कह सकते हैं कि डी ई समांतर होगा बी सी के।
यहाँ लिखेंगे यह समीकरण तभी संभव है जब ई डैश और ई दोनों एक ही बिंदु ये हमारा साबित हो गया। समीकरण हमारा तभी संभव है जब ई डैश सी और ई डैश और ई दोनों एक ही पॉइंट पर हो। तो हमारा जो हम मान चुके थे पहली बार, ये माने थे कि डी ई समांतर नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, ये विपरीत साबित हुआ। डी ई समांतर है। क्यों है समांतर? क्योंकि डी ई डैश हमने माना समांतर नहीं है और एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिया हमने ई डैश, जो कि वो समांतर है। तो हमें बाद में जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमें पता चला ई डैश और ई दोनों एक ही पॉइंट पर है। तो अतः हमारा ये जो हम माने थे ये गलत साबित हुआ और हमारा साबित हुआ कि ई डैश और ई एक ही पॉइंट पर है। अतः डी ई समांतर होगा बी सी का प्रूव्ड। ठीक है, धन्यवाद। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक पहुंचाइए, समाज सेवा में भलाई लीजिए।